Welcome to MD Online Classes. हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पावती गुप्ता एमडी इंटर कॉलेज से आप सभी विद्यार्थियों का एमडी ऑनलाइन क्लासेज के चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा जो है उसको लिखने के लिए या पढ़ते समय भी जो विराम चिन्ह होता है उस विराम चिन्ह के अनुसार ही हम अपने टोन लहजे को बोलते हैं और बोलते समय वह जो ठहराव होता है कुछ समय के लिए भाव प्रकट करने के लिए ठहराव होता है, उसी ठहराव को वह विराम चिन्ह कहते हैं। जो ठहराव के लिए प्रयोग होते हैं सिंबल निशान, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले विराम चिन्ह में पढ़ेंगे विराम का क्या मतलब होता है, चिन्ह का क्या मतलब होता है। विराम का मतलब होता है रुकना या ठहरना। लेखन शैली में जो ठहरना लिखना भाव के समान जो ठहरना होता है और रुकना होता है जिससे हमें भाव स्पष्ट हो जाए, चाहे मान लो कि कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क है, अन्य जितने भी मार्क्स हैं जो सिंबल हैं, इसके सिंबल का प्रयोग भाव के अनुसार किया जाता है। जैसे विराम है, विराम का मतलब रुकना या ठहरना और इसका इंग्लिश में हम स्टॉप कहते हैं। चिन्ह चिन्ह तो जानते हैं, निशान हिंदी में कहते हैं इसको, और सिंबल या मार्क्स कहते हैं। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। वाक्य के बीच बीच में या अंत में जो भी वाक्य हम लिखते हैं हिंदी में या इंग्लिश में लीजिए, दोनों भाषा कोई भी भाषा है, किसी भी भाषा में विराम चिन्ह का प्रयोग भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। तो वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए यानी ठहराव को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अब हम इसके चिन्ह को, जितने भी चिन्ह है, जैसे कामता प्रसाद गुरु ने 20 चिन्हों को बताया है और उसके बाद भी अन्य बहुत सारे चिन्ह हैं जिसको मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिसका प्रयोग हम लोग बोर्ड के एग्जाम में 12th क्लास में शुद्ध अशुद्ध करने के लिए और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। जिसमें शुद्ध अशुद्ध करना होता है तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये सही है कि गलत है, इसमें कहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए यह कामा है और यह इन्वर्टेड कामा है, ये सिंगल इन्वर्टेड कामा है, तो ये सब का प्रयोग कहाँ होता है, ये सब हम लोगों को कंफ्यूजन में डाल देता है। एक डैश है, ये छोटा है, एक बड़ा होता है जिसको हाइफन कहते हैं। इस प्रकार के जो चिन्ह होते हैं इस समय अंतर नहीं हम समझ पाते हैं, इसका नाम भी नहीं समझ पाते हैं कि इसका नाम क्या है। तो चलिए हम इसको सिस्टम से और कंटिन्यू जो सीक्वेंस है सीक्वेंस बताने जा रहे हैं। अब चलते हैं भाषा में विराम चिन्ह का प्रयोग। देखिए किसी भी भाषा में अगर विराम चिन्हों का सही जगह पर प्रयोग न हो तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए कैसे होता है। जैसे हम लिख दिए उसे रोको मत जाने, खड़ी पाई कर दिए। अब इस वाक्य में हमको समझ में नहीं आया कि ये क्या कह रहा है, ना समझ में आया कि रुकने के लिए कह रहा है और नहीं समझ में आया कि जाने के लिए कह रहा है, कुछ समझ में नहीं आया। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक कॉमा, उसे रोको मत जाने, तो रोको के पास हम कॉमा लगा देते हैं। अब इसको हम पढ़ते इस वाक्य को देखते हैं कि उसे रोको मत जाने दो। इससे यह अर्थ स्पष्ट होता है कि उसे रोको मत जाने, रोकना है, इसको जाने नहीं देना है। फिर इसी वाक्य को दोबारा लिखते हैं, उसे रोको मत, और मत के बाद कॉमा लगा देते हैं, जाने दो। ठीक है, तो अब उसे रोको। देखिए कामा का स्थान परिवर्तन करके जब हम इस वाक्य को दोबारा लिखें तो इसका अर्थ अलग निकलता है। जैसे देखिए उसे रोको मत जाने दो, तो रोकनो मत यानी कि वह उसको रोकना नहीं है, जाने देना है। इसमें क्या भाव प्रकट हो रहा है, तो उसे रोको मत जाने दो। सीधे इन दोनों में
अर्थ जो स्पष्ट हो रहा है एकदम उल्टा हो रहा है। तो देखिए कैसे इसका महत्व है भाषा में, कि इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी विराम चिन्ह का प्रयोग अगर किसी भी भाषा में सही स्थान पे न लिखा जाए तो वह अर्थ को अनर्थ बना देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और विराम चिन्हों को पढ़ते हैं। कितने विराम चिन्ह हैं? चलिए समझते हैं। विराम चिन्ह में पहला अल्प विराम, जिसको हम कॉमा कहते हैं। विराम में देखिए 3 विराम एक साथ हम समझेंगे। ये अल्प है, ये अर्ध है, ये पूर्ण है। इसको एक बार में दिमाग में फिट करेंगे कि ये अल्प विराम है, कॉमा है, इसमें 1 सेकेंड के लिए अगर रुक रहे हैं तो इसमें अर्ध विराम में 2 सेकेंड या 4 सेकेंड के लिए रुक सकते हैं। फिर ये पूर्ण विराम में मान लीजिए 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। तो ये तीनों एक बार में ही याद करेंगे। ये समय सिर्फ इससे समय इससे ज्यादा इसमें लगता है, फिर इससे ज्यादा इसमें लगता है रुकते समय जो। तो चलिए देखते हैं अल्प विराम में। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं सीता, गीता और सुनीता। तो यहाँ पे जो हमने सीता लिखा उसके बाद गीता लिखने से पहले हमने कॉमा लगाया, यानी अल्प विराम को लगाया। तो इससे बाद एक स्पेस एक जगह छोड़ के फिर गीता लिखते हैं, फिर लास्ट में जाकर के और लिख करके एक नाम दे देते हैं। फिर मान लीजिए इस प्रकार से हम इस वाक्य में कुछ समय के लिए रुक रुक कर एक ही प्रकार के नाम का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पे जो भी यहाँ पे नाम है, कुछ समय रुकने के बाद फिर दूसरा उसी की तरह से उसी की कैटेगरी के और नाम आ रहा है, फिर लास्ट में सुनीता है। इस प्रकार देखते हैं तो यहाँ पे कुछ समय के लिए रुका जा रहा है तो अल्प विराम है। अल्प मीन्स होता है कुछ बहुत कम, थोड़ा सा। अर्ध मीन्स होता है आधा, अर्थात किसी वाक्य के हाफ में जब मध्य में जाकर के कुछ समय रुक करके फिर आगे बढ़ते हैं और दोनों वाक्य एक दूसरे पे आश्रित होता है तो वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है, सेमी कॉलन का प्रयोग होता है। एक ऊपर बिंदी होगा, नीचे अर्ध विराम होगा। तो अर्ध विराम का प्रयोग उस समय करते हैं जब किसी वाक्य को कहने के लिए कहते समय कुछ समय रुकते हैं और फिर उसी वाक्य के अगले पद को फिर व्यक्त करते हैं, तो वहां पे हो जाता है अर्ध विराम। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल लिखेंगे कि मैंने पढ़ाने की कोशिश की पर उन्होंने नहीं पढ़ा। देखिए एक ही वाक्य में हमने कुछ समय के लिए रुका, यानी कि ये अर्ध विराम है। अर्ध विराम के बाद कुछ समय रुकने के बाद फिर उसी वाक्य को कहने के लिए, पूरा करने के लिए उन्होंने नहीं पढ़ा, तो पर उन्होंने नहीं पढ़ा तब यहाँ पे पूर्ण विराम लगाते हैं। यानी एक ही वाक्य है लेकिन बीच में हम रुक करके फिर आगे उसी वाक्य को लिखते हैं या पढ़ते हैं, कुछ समय रुक करके, वहां ये अर्ध विराम होता है। फिर पूर्ण विराम पे आते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण मीन्स पूरा हो जाना, फुल स्टॉप इसको इंग्लिश में कहते हैं। जैसे किसी वाक्य को लिखते समय हम वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगाते हैं, वाक्य के पूर्ण होने के बाद वाक्य के अंत में जो चिन्ह लगाते हैं उसे पूर्ण विराम हिंदी में और इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। जो इंग्लिश में इसका प्रयोग फुल स्टॉप इस तरह इसका सिंबल होता है, इंग्लिश में एक डंडा खींच देते हैं जैसा कि यहाँ पे है। जैसे मान लीजिए राम घर जाता है। अब इस वाक्य में यहाँ तक पूरा हो जाता है हमारा वाक्य, तो पूर्ण विराम का प्रयोग कर लेते हैं। फिर आगे चलते हैं योजक, जिसको हाइफन भी इंग्लिश में कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है?
ये सबसे ज्यादा प्रयोग उन शब्दों के साथ होता है जो एक विलोम होते हैं या फिर एक ही प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे देखिए माता पिता, जो द्वंद्व समास में प्रयोग होता है, ये दोनों विलोम है। रात दिन, ये तो समासिक पद हो गए। इसके बाद देखते हैं, मान लीजिए बार बार भी हम पुनरुक्ति प्रकाश जो होता है काव्य में, बार बार भी लिख रहे हैं, इसके बीच में भी हम क्या करते हैं, एक हाइफन लगा देते हैं। हाइफन, फिर बार बार के बाद तरह तरह मान लीजिए लिख दिए, तरह तरह, तो यहाँ भी बीच में हमने क्या लगाया, हाइफन लगा दिया। ये सब ज्यादा द्वंद्व समास में प्रयोग होता है। ये समासिक चिन्ह भी कहा जाता है इसको। अब चलते हैं निर्देशक चिन्ह की तरफ। इसके इस चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा ये निर्देशक चिन्ह होता है। योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा निर्देशक चिन्ह होता है। जैसे मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, टेस्ट करके, और उनके बारे में हमने लिख दिया। क्या कहा सुभाष चंद्र बोस ने कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है, फिर आगे लिख लेते हैं। देखते हैं, उसके आगे लिख लेते हैं। इसी प्रकार निर्देशक चिन्ह है, इसको चिन्ह बताए हैं, थोड़ा सा बड़ा रहेगा चिन्ह का। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं 6 विवरण चिन्ह देखते हैं। छठा देखते हैं विवरण चिन्ह कॉलन एंड डैश। कॉलन एंड डैश में देखेंगे तो कॉलन भी होता है और डैश भी होता है। जैसे हमने इसके पहले बताया था, योजक चिन्ह में जो हाइफन था, थोड़ा सा ऐसे छोटा विलोम शब्द में जो प्रयोग होता है और द्वंद्व समास में प्रयोग होता है, और उससे बड़ा था जो निर्देशक चिन्ह था, इतना बड़ा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि विवरण चिन्ह कॉलन एंड डैश में क्या होता है। जैसे किसी का विवरण देना हो, ठीक है ना, किसी वाक्य में किसी के बारे में विवरण देना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण चिन्ह के लिए देखते हैं तो इसमें हम मान लीजिए कि वचन, ठीक है ना, यहाँ पे वचन लिख लिए, ठीक, वचन लिख लिए, फिर यहाँ पे डैश दे दिए, कॉलम डैश। फिर लिखते हैं कितने प्रकार के वचन होते हैं, तो मान लीजिए लिख दिए हिंदी में या इंग्लिश में ही एक वचन, कॉमा या दूसरा, पहला मान लीजिए यहाँ हो गया, दूसरा हो गया बहुवचन। तो यहाँ पे इसको नंबरिंग करने के लिए भी, जैसे कि मान लीजिए किसी हेडिंग बना करके उसके आगे कॉलम डैश करके आगे हम उसके बारे में लिखते हैं। जितने भी प्रकार हों, जो भी है उसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह को। जैसे क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में कहते हैं, तो इसको तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं। इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि जो प्रश्न सूचक शब्द आते हैं, वहां पे प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है वह किसी वाक्य के भाव में प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है। ऐसा बोलने पर किसी के प्रश्न करने का भाव प्रकट होता है, वहां प्रश्न सूचक शब्द या प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह लगाया जाता है। देखिए जैसे क्या राम घर जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क लगा दिए। फिर इसी को क्या पहले लग गया तो ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। इसी को कभी हम बीच में भी रख सकते हैं, लेकिन अगर क्यों करते हैं, क्यों, तब भी ये प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं। कई प्रकार से इसका प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं, इसका प्रयोग वहां पे बीच में या पहले जो इसका चिन्ह होता है, प्रश्न करने का जो भाव होता है, वो शब्द होता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे का प्रयोग वाक्य में होता है। कैसे स्पष्ट हो जाता है कि
जो वक्ता बोल रहा है वह प्रश्न कर रहा है, प्रश्न करने का बोध होता है। ये सबको नॉर्मली पता ही है। फिर आगे चलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसका भी प्रयोग इंग्लिश में प्रयोग होता है, तो हिंदी में भी उसी प्रकार प्रयोग होता है। जैसे इसका इंग्लिश होगा साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी किसी भी, जैसे कि किसी वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने के लिए या प्रकट करने के लिए वाक्यों में जो विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखते हैं कि इसने उदाहरण में हे लिख करके डंडा और एक बिंदु लगा दिए, तो यहाँ पे और उसके बाद लिखते हैं भगवान यह क्या हो गया। तो यहाँ पे इस वाक्य से यह प्रतीत हो रहा है कि किसी प्रकार का यहाँ पे आश्चर्य है, हे भगवान यह क्या हो गया, या यहाँ पे वाह ये खुशी प्रकट करने के लिए है, मैं जीत गया। तो यहाँ पे खुशी भी प्रकट की जा सकती है इस वाक्य में, और शोक भी, हर्ष मीन्स होता है खुशी। देख लीजिएगा, ये खुशी यहाँ पे है और ये आश्चर्य है, और शोक भी होता है। शोक का भी किसी सेंटेंस के अंतर्गत आता है। कोई व्यक्ति शोक करता है, या फिर घृणा मान लीजिए और इसमें दो चिन्ह लगा दिया है, फिर आगे वर्ड लिख दिए ये क्या कितना गंदा लग रहा है, इस प्रकार के वाक्य बना दिए। तो ये सब हो गया आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब आते हैं नेक्स्ट, स्टॉप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौवां देख लेते हैं उद्धरण बोधक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में इन्वर्टेड कामा कहते हैं। इन्वर्टेड कामा से हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इसका हिंदी बहुत कम लोगों को पता होता है। ये उद्धरण बोधक चिन्ह है। कभी कोई परीक्षा में पूछ देता है, उदाहरण और एग्जाम्पल दे देगा कि इसमें से बताइए कि कौन चिन्ह उद्धरण बोधक चिन्ह है। देखते हैं कि उद्धरण बोधक दो होता है, एक सिंगल इन्वर्टेड कामा, एक डबल इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा दोनों होता है, लेकिन एक डबल है एक सिंगल है। तो इसको परिभाषित करेंगे ऐसे कि जब किसी उक्ति को ज्यों का त्यों उद्धृत, मीन्स ज्यों का त्यों, जैसे कोई वक्ता है बोल रहा है, उसकी वाणी को ज्यों का त्यों भी, उसकी बोली गई जो वाक्य है उसको ज्यों का त्यों लिख देना ही क्या होता है, उद्धृत किया जाता है। तो वहां पे उद्धरण बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे में हरिवंश राय बच्चन की कविता है आ रवि की सवारी। अब देखिए इस आ रवि की सवारी जो शीर्षक है इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट में रखेंगे और डबल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे, हाईलाइट कर देंगे कि यह इनकी लिखी गई शीर्षक है और इसमें सूर्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा हो गया। अब चलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कामा में। तुलसीदास द्वारा रचित या लिखित या कृत रामचरितमानस। तो रामचरितमानस को हम हाईलाइट करने के लिए सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख दिए। फिर एक अनुपम कृति है, अनुपम जिसकी उपमा कहीं नहीं है, यानी एक थी, यह रामचरितमानस है। अब देखते हैं कि पढ़िए, देखिए अंडरलाइन हम कर दिए, अंडरलाइन भी होता है तो उसको हम आगे बताएंगे। तो ये सब चिन्ह है जो वाक्य में लिखते समय इसको दर्शाया जाता है। आगे चलते हैं, 10वां देख लेते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह को तो सबको मत पता है। इसमें से देखेंगे ये जो छोटा वाला क्वेश्चन है इसका प्रयोग हम हिंदी में ज्यादातर करते हैं। जैसे कि किसी नाटक को लिखते समय उस जो वक्ता है, वक्ता द्वारा बोली गई बात को साइलेंट कर देते हैं और ब्रैकेट्स में करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें यह चीज कहा गया है। जैसे कि मान लीजिए कोई नाटक है लिखा जा रहा है तो उसमें धीरे धीरे आकर वक्ता जो कहता है तो धीरे धीरे को ब्रैकेट्स में कर दिए और फिर उसकी बात को आगे जो भी कहता है उसको रखते हैं। और ये जो है मजला कोष्टक कहते हैं कुछ लोग, और ये बड़ा वाला कोष्टक कहते हैं। तो ये मैथ में ज्यादा प्रयोग होता है, ये इसमें ब्रैकेट्स। इसका हम एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल में आएगा कोष्टक में, जैसे कि मान लीजिए कि लिंग लिख लेते हैं, लिंग, और लिंग को
डैश दे देते हैं और पॉइंट कर लेते हैं, मान लीजिए 1 पॉइंट, तो 1 पॉइंट में लिखेंगे तो ये ब्रैकेट्स लगा देंगे और ब्रैकेट्स के अंतर्गत लिखेंगे स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। आगे और पॉइंट डाल लेंगे और नपुंसकलिंग और बहुत कुछ जो भी है लिख लेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट डिनोट करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। कोष्टक का किसी पॉइंट को लिखना हो और उस पॉइंट को इंडिकेट करके 1 2 3 करके ब्रैकेट्स में लिखना होता है, तभी हम इसका, और जो भी कहे हो, जैसे कि तुम मुझे खून दो, डॉट डॉट कर लिए और डॉट डॉट करने के बाद से तुम्हें आजादी दूंगा, या फिर किसी पद को ही लिख रहे हैं और संकेत डाल रहे हैं ऊपर की तरफ से, संकेत में लिख रहे हैं कि मान लीजिए अभी एग्जाम में बैठने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम में संक्षेप चिन्ह। देखिए संक्षेप चिन्ह जो होता है, इसको किसी भी जो शब्द होता है, शब्दों को संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए संक्षेप चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे पंडित है, पंडित को हम इस प्रकार संक्षेप में दिखा सकते हैं। डॉक्टर है, डॉक्टर को भी इस प्रकार संक्षेप में हम लिख सकते हैं। टाइम के अभाव में और इस समय बदलते जो नेट और कंप्यूटर की दुनिया है, सब लोग चाहते हैं कम समय में बहुत कुछ कह देना, कर देना, लिख लेना, तो यहाँ पे लोग कम समय में लिख लेते हैं। और जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को हम शॉर्ट में जब लिखते हैं तो रख करके जी को बढ़ा देते हैं आगे, तो उत्तर हो गया इसका फुल फॉर्म, और प्रदेश को प्र लिख करके दूर कर देते हैं तो प्रदेश हो गया फुल फॉर्म। फिर मध्य प्रदेश है, इस प्रकार शॉर्ट में लिख लेते हैं, तो इस प्रकार इसका प्रयोग शब्दों को संक्षिप्त रूप देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, संक्षेप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको इंग्लिश में एब्रेविएशन मार्क कहा जाता है। आगे चलते हैं 13 समता सूचक चिन्ह। समता सूचक चिन्ह क्या होता है? इंग्लिश में इसको हम इज इक्वल टू कहते हैं। इज इक्वल टू से सारे बच्चे जानते होंगे, लेकिन इसको हम समता सूचक चिन्ह हिंदी में बहुत कम ही बच्चे जानते होंगे। तो चलिए हम बताते हैं कि समता सूचक चिन्ह क्या होता है। जब एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है, वहाँ समता सूचक चिन्ह का प्रयोग की जाती है। जैसे मान लीजिए एक वस्तु हो गई 1 मीटर, ठीक है ना, इसकी तुलना किससे की जा रही है? 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब यही हुआ है, दोनों को बराबर पढ़ने पर रखा जाए तो सेम है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, यानी 1000 मिलीमीटर। ये तीनों एक ही बराबर है, इसकी तुलना की गई है और तुलना में देखा जाए तो सब एक बराबर है। तो बराबर हिंदी में भी इसको कोई, हिंदी में तो ज़्यादा प्रयोग होता है, बराबर का प्रयोग करते हैं, तो बराबर शब्द से ही समझ में आ रहा है कि बराबर सबका मान बराबर है। आगे चलते हैं 14 परिणत सूचक चिन्ह। परिणत सूचक चिन्ह क्या होता है? ये इसको इंग्लिश में ग्रेटर देन साइन कहते हैं। ग्रेटर देन साइन से सारे बच्चे जानते होंगे। अब इसको हम देखिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, शब्दों की जो विकास क्रम होता है, कैसे किस शब्द से कौन सा शब्द बना, उसके बाद कौन सा शब्द बना, उसका प्रयोग यहाँ पे। जैसे मान लीजिए नाच है, नाच से नच बना, नच से नृत्य। ये धात है तो नच धात है, और इससे बना नाच, नच से नृत्य हो गया। तो जैसे संस्कृत का तत्सम होता है, तद्भव बनने में जो विकास क्रम लगता है, वहाँ पे ये परिणत सूचक चिन्ह हम दर्शाते हैं। जैसे कि हमारा पहले हिंदी भाषा में पाल आया, पाल के बाद प्राकृत आया, प्राकृत का अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद से हमारे हिंदी इस समय जो हम लिखते हैं देवनागरी लिपि में, वह रूप हमें मिला। इस प्रकार विकास क्रम दिखाया जाता है, शब्दों का विकास क्रम, ठीक है ना। कभी कभी नहीं, हमेशा मैथ में इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेटर देन का बड़ा और छोटा दिखाने के लिए। सिंबल का प्रयोग किया जाता है, इस सिंबल का, कि कौन किससे बड़ा है तुलना करके उसमें जो बड़ा होता है उसको बड़ा चिन्ह लगा देते हैं, मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है। तो इस प्रकार आगे बढ़ते हैं हंस पद की तरह। हंस पद जो होता है, ये से हम कैरी इंग्लिश में, जैसे कि मान लीजिए इसका प्रयोग कब होता है कि हम किसी भी वाक्य को लिखते समय बीच में जो शब्द छूट जाता है, उस शब्द को पूरा करने के लिए हम उस लाइन को काटना नहीं चाहते हैं या फिर मिटाना नहीं चाहते हैं, तो उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। तो यहाँ पे जगह जहाँ पे भी लिखना होता है, हंस पद का प्रयोग करके उसके ऊपर उस शब्द को लिख देते हैं, तो हमारा पूरा वाक्य क्लियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए लिखे हैं प्रेमचंद हिंदी के उपन्यासकार थे, अब हम महान छोड़ दिए, और महान छोड़ने के बाद हमको याद आया कि यहाँ महान होना चाहिए पढ़ने का, तब हम इसमें महान इंक्लूड कर लिए। इस प्रकार हम हंस पद का प्रयोग त्रुटि को
सुधारने के लिए भी कहते हैं। अब देखिए रेखांकन 16 रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह किसे कहते हैं? रेखांकन तो रेखा तो समझ में आ ही रहा होगा, इसका इंग्लिश होता है अंडरलाइन। अंडरलाइन चिन्ह जो होता है सबको मालूम है, अंडरलाइन इंग्लिश में सबको मालूम है, और इसको हिंदी में रेखांकन चिन्ह कहेंगे। ये बहुत ईजी है। जैसे मान लीजिए किसी वाक्य को लिखते समय किसी शब्द को हाईलाइट करना है तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं कि ताकि हमारे माइंड में उस शब्द उस लाइन को रिपीट होता रहे और अच्छी तरह से याद हो जाए। जैसे मान लीजिए राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अब 4 पुत्र को हमने अंडरलाइन इसलिए कर लिया कि ये विशेष हो गया, विशेष है, इसको हम अपने माइंड में रखते हैं। 4 पुत्र थे, इसके अंदर अंडरलाइन कर लिया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं निर्देश चिन्ह क्या होता है। निर्देश चिन्ह इसको इंग्लिश में रखते हैं साइन कहते हैं। किसी कोई शोधन या प्रूफ रीडिंग होती है ना, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कभी लेखन आदि में ऐसा लेख जिसमें शोध किया जाए और उसके बारे में निर्देश करके उसके आगे उसकी विशेषता को प्रकट किया। जैसे मान लीजिए सीता है, तो सीता क्या है? सुंदर लगती है, उसकी विशेषता प्रकट की जाएगी। आगे बढ़ते हैं 18 पे पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक का ही अब ऐसे ही स्पष्ट हो रहा है कि पुनः उसकी उक्ति करना। जैसे कि मान लीजिए अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? किसी शब्द को या किसी बात को एक लाइन में जो सेम है उसी सेम लाइन को नीचे से दोहराना होता है, तो उसको न लिख करके इस सिंबल का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री हैं, यही लिख देते हैं सुप्रसिद्ध कवयित्री। फिर यहाँ लिखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान अब इसके आगे हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि यह भी हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री है। इसको दोबारा न लेके कम टाइम में किसी को पुनः उक्ति करना है, इसी टाइप के कई टाइप के बार बार शब्द लिखे जाते हैं, वहाँ पे उस शब्द को न लिख के इस सिंबल का प्रयोग कर लेते हैं, तो हमको इसका भाव समझ में आ जाता है कि यह भी इस वाक्य का एक अंश ये सेम से है। आगे चलते हैं 19 पे टिप्पणी सूचक चिन्ह। टिप्पणी सूचक चिन्ह क्या होता है? किसी भी शब्द को मोस्टली हाईलाइट करके दिखाना हो तो वहाँ पे नोट या एस्टेरिस्क। अब किसी बुक में कोई शब्द है उसका अर्थ समझना है तो एस्टेरिस्क लगाकर उसकी डिफिनीशन नीचे लिख दी जाती है, या एस्टेरिस्क जो या फिर नोट भी बनाना होता है तो नोट लिख लेते हैं और नोट को एस्टेरिस्क या नोट से डिफाइन कर लेते हैं, उसके आगे उसके बारे में कुछ विशेषता लिख देते हैं। जैसे रामचरितमानस अब एस्टेरिस्क लगा दिए, उसके बाद से हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, तो यह मोस्ट है, इसलिए इसको हम एस्टेरिस्क से प्रदर्शित कर दिए। अब आगे चलते हैं कि साइन ऐसे होता है डैश जीरो डैश, ये सबको पता है। फिर दैनिक का भी प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। जैसे किसी वाक्य को लिखते समय जहाँ पे समाप्त होता है वह पुस्तक या कोई कविता या कोई गद्य, तो वहाँ पे इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। इस सिंबल का प्रयोग वाक्य में नहीं, पूरे पुस्तक में या पूरे गद्य या कविता में जहाँ पे समाप्त होता है, पूरी तरह से इंड हो जाता है या नाटक इंड हो जाता है, वहाँ पे समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सारे सिंबल इंग्लिश में तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत कम ही लोग जानते हैं, जिसको आज हमने पढ़ाया और समझाया। अब आप लोग इसका प्रयोग इंग्लिश में भी कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में पंक्चुएशन जो चैप्टर है उससे क्वेश्चन 12 में और आता है और 10 में भी आता है इंग्लिश से, और हिंदी में 12 में आता है शुद्ध अशुद्ध करने के लिए। तो वाक्य में हम चिन्ह को नहीं जानेंगे तो कैसे समझेंगे कि इस वाक्य में क्या कमी है और कहाँ पे कौन सा चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो वो शुद्ध हो जाएगा। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका प्रयोग होता है। आशा है समझ में आ गई होगी।